पिछली कक्षा में हम गद्य पाठ योजना सीख रहे थे। गद्य पाठ योजना में हमने शुरू में उद्देश्य लेखन सीखा। उद्देश्य लेखन के बाद कक्ष में जो कक्षोपयोगी सामग्री है उसको लिखना, उसके अलावा पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना, शिक्षण विधि के बारे में लिखना, ये सब कार्य हमने सीख लिए थे। इसके अलावा हमने जब बच्चों को पढ़ाने की जो क्रिया थी उसमें हमने प्रस्तावना प्रश्न के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना पूछी जाती है और उसके बाद कहा जाता है उद्देश्य कथन। अब हम उद्देश्य कथन से आगे क्या करना होता है उसके बारे में इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य कथन जो कहा जाता है कि छात्रों आज हम इस पाठ के बारे में, जैसे हम एक बाल्टी दूध पाठ का एक उदाहरण ले रहे थे कि एक बाल्टी दूध पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद शुरू होता है पाठ का प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ को कक्षा में प्रस्तुत करना होता है और साथ ही डायरी में किस तरह से लिखना होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब डायरी में हम लिखते हैं तो डायरी में लिखते समय हम जब उद्देश्य लेखन का कॉलम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। सबसे ऊपर पेज में प्रस्तुतिकरण लिख देते हैं और उस प्रश्न के 5 भाग करते हैं, जिसमें हम पहला भाग जो है हमारा वो है शिक्षण बिंदु, दूसरा भाग है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखोगे और छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखते हैं। इसी तरह जो तीसरा कॉलम है वो है छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, छात्र क्रिया लिख सकते हो, गर्ल्स स्कूल है तो छात्रा क्रिया लिख सकते हो, या फिर विद्यार्थी क्रिया सम्मिलित रूप से विद्यार्थी क्रिया भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा कॉलम है वो आता है विधि प्रविधि का, यानी कि किस विधि से आप पढ़ा रहे हैं, कौन सी प्रविधि यहाँ पर आप काम में ले रहे हैं, तो उसका कॉलम होता है। जो आखिरी कॉलम होता है वो होता है शामपट्ट कार्य का। विधि प्रविधि के साथ हम यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं सहायक सामग्री, वो भी हम यहाँ पर ही लिखते हैं, इसी कॉलम में चिपका सकते हैं जब भी आपकी कोई सहायक सामग्री आप उपयोग में लेते हो तो इस तरह से आप एक कॉलम में विधि प्रविधि के साथ सहायक सामग्री भी, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो भी विधि है और प्रदर्शन विधि के तहत आप यहाँ पर सहायक सामग्री भी उसी कॉलम में चिपका दोगे, उसका मिनिएचर जो होगा आपके सहायक सामग्री का। तो जो पहला जो है शिक्षण बिंदु में जो पहला कॉलम है, तो यहाँ पे जो भाषा में गद्य में बात करते हैं तो गद्य में सबसे पहले होता है आदर्श वाचन। तो जो पहला कॉलम है उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब क्या होता है, अध्यापक जो होता है या छात्राध्यापक होता है वो पाठ्य पुस्तक लेकर कक्षा में जो भी उसे पढ़ाना है, जितना पार्ट उसे उस कहानी का पढ़ाना है, पूरी कहानी पढ़ानी है, तो उसका क्या करता है, आदर्श वाचन करता है, यानी उसे पढ़ता है। किससे, पाठ्य पुस्तक से देखकर उसे पढ़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या लिखते हैं, छात्राध्यापक विषय वस्तु का उचित यति गति आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको छात्राध्यापक के रूप में, यानी आप जब पढ़ा रहे हो तो आपको किताब का या पाठ्य पुस्तक का वाचन करना होता है। वाचन में यति गति का ध्यान रखना होता है। यति गति मतलब आपको कहाँ कहाँ पर रुकना है, कहाँ से, मतलब कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। यति और गति क्या होती है, किस गति से आपको पढ़ना है। ठीक है, यति यानी कहाँ पर आपको रुकना है, वही होता है आरोह अवरोह, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, यानी किस तरह से आपको बढ़ते हुए पढ़ना है किताब को और किस तरह से आपको उसके स्वर में आपको उतार रखना है। ठीक है, एवं विराम चिन्हों का, विराम चिन्ह आप जानते हो कि कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर अल्प विराम है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखते हुए कक्षा में आदर्श वाचन करना होता है। यानी कि अब आप एक बात समझो कि जब आप कक्षा में जाते हो, प्रस्तावना प्रश्न पूछते हो और उद्देश्य कथन करते हो, उसके बाद में आपको अपनी जो भी विषय वस्तु है उसको हाथ में रखकर आपको वाचन करना होता है। और उस वक्त तो तीसरा जो कॉलम है अपना छात्र क्रिया, यानी छात्र क्या करते हैं, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपकी कही हुई बात को छात्र केवल क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। विधि प्रविधि और सहायक सामग्री का जो कॉलम है, तो यहाँ पे विधि प्रविधि, कौन सी विधि काम में आ रही है, यहाँ पर वाचन कर रहे हो तो यहाँ पे वाचन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। और शामपट्ट कार्य, क्योंकि जब आप वाचन कर रहे हो तो शामपट्ट कार्य यहाँ पर नहीं होता, यानी इस के सामने आपको कुछ
कुछ नहीं लिखना है। अब आता है इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा शिक्षण बिंदु। ठीक है, तो अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु में क्या लिखते हैं? अनुकरण वाचन। ठीक है, दूसरा है अनुकरण वाचन। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु में क्या लिखोगे आप? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है? आपकी नकल, अनुकरण होता है ना, आपकी नकल करना है, आपका कह सकते हैं आपके अनुसार ही कार्य करना। ठीक है, उसके अनुसार कार्य करना, तो अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन के सामने आपको छात्र अध्यापक क्रिया में क्या लिखना होगा कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी आप हो वो लिखोगे। छात्राध्यापक कतिपय छात्रों को, कतिपय विद्यार्थियों को या छात्रों को, कुछ भी लिख सकते हो आप, विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी या देगा। निर्देश देगा, क्योंकि मेरी आदत देगी क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि मैं एक लड़की हूं, तो मुझे क्या होना होता है? छात्र अध्यापिका कतिपय विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। अगर आप लड़के हो तो क्या लिखोगे? छात्राध्यापक कतिपय विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगा। यानी आपको करना क्या है? कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देना है। यानी कक्षा में आपका कार्य क्या है? छात्राध्यापक का कार्य क्या है? खुद के वाचन करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि कुछ छात्रों को हम अनुकरण वाचन के लिए निर्देश दे देंगे। उस वक्त छात्र क्या करेंगे? छात्र पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। तो वाचन करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? जैसे हमने करा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? छात्र निर्देशानुसार उचित, वही चीजें लिखेंगे हम यहाँ पे, वो भी उसी चीजों का ध्यान रखेंगे जिनका शिक्षक ने रखा था। उचित यति गति, आरोह अवरोह, एवं विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे? अनुकरण, यहाँ पे आदर्श नहीं लिखना, अपन को क्या लिखना? अनुकरण वाचन करेंगे, तो ये सब आपको किस में लिखना है? डायरी में लिखना है। डायरी बनाते वक्त और कक्षा में ये सब कार्य करवाने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि कक्षा में हमें जो कार्य करने हैं वही हमने यहाँ पर लिखे हैं प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, अब यहाँ पर विधि प्रविधि क्या होगी? वही वाचन विधि कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वाचन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अनुकरण विधि भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, आपका अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, अनुकरण विधि। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वाचन विधि और अनुकरण विधि आप यहाँ पर लिख सकते हो। शामपट्ट कार्य, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई शामपट्ट पर कार्य नहीं होगा, तो ये कॉलम अभी खाली ही रहेगा। अब आता है तीसरा, तो जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो क्या होगा? उच्चारण संशोधन। ठीक है, तीसरा है वो होता है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन, हिंदी में क्या होता है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना, हमारा शुद्ध उच्चारण सिखाना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी के अनुरूप आप क्या कार्य करते हैं? यहाँ पर उच्चारण संशोधन का कार्य करते हैं। तो ये उच्चारण संशोधन वैसे कब होता है? जब बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? छात्राध्यापक अनुकरण वाचन के दौरान, अनुकरण
करण वाचन के दौरान की गई अशुद्धियों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगी। यहाँ पे क्या, छात्राध्यापक अनुकरण वाचन के दौरान की गई अशुद्धियों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगा। ठीक है, करेगा तो यहाँ पे होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कराएगा या कराएगी। जैसे मान लो बच्चा कोई अशुद्ध शब्द बोलता है, जैसे बच्चा मात्रा सही नहीं बोलता है, तो अंग्रेजी को बच्चा ग्रह सही से नहीं बोल पा रहा, अंगेजी कुछ भी बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बोल के बताओगे, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाओगे, बार बार अंग्रेजी ऐसे शब्द तोड़ के आप किसी भी तरह से उसको शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाओगे। छात्र क्या करेंगे, छात्र क्रिया में छात्र शुद्ध उच्चारण, छात्र निर्देशानुसार भी लिख सकते हो, निर्देशानुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर विधि क्या होगी, विधि क्या हो सकती है कि इसमें उच्चारण ही विधि हो सकती है। क्या आप उच्चारण करवा रहे हो, उच्चारण विधि लिख सकते हो इसको, क्योंकि आप उच्चारण का अभ्यास या अभ्यास विधि लिख सकते हो। अभ्यास विधि, क्योंकि उसको बार बार बोल के आप उसका उच्चारण करवाते हो, तो यहाँ पे उच्चारण विधि, अभ्यास विधि ऐसे आप लिख सकते हो। और शामपट्ट का आगे, क्योंकि अभी अगर आप शामपट्ट पर लिखते हो तो उन शब्दों को आप शामपट्ट पर भी लिख सकते हो। जैसे मान लो बाल्टी शब्द नहीं बोल रहा बच्चा, तो बाल्टी, अब यहाँ पे बच्चे उसको बाल्टी, तो इस तरह से आप बोलोगे ना, तो यहाँ पे इसको शामपट्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, उच्चारण संशोधन के बाद जो अगला शिक्षण बिंदु आता है वो आता है काठिन्य निवारण। ठीक है, काठिन्य निवारण। यहाँ पर आपको छात्राध्यापक को क्या करना होता है, कठिन शब्दों के अर्थ बताने होते हैं। काठिन्य निवारण में क्या होता है, कठिन शब्दों के अर्थ बताने होते हैं। तो गद्य में जब आप अर्थ बताते हो तो बच्चों को विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से बताते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, छात्राध्यापक विभिन्न प्रविधियों के द्वारा कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। क्या बताएगा, यहाँ पे आप लिखोगे छात्र या विद्यार्थी, छात्र कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे एवं अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्दों के अर्थ लिखेंगे। शब्दों के अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, लेकिन ये इसी कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो भी
काम कर रहे हैं, जो भी छात्राध्यापक क्रिया के में किसी भी विधि के द्वारा आप अगर बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ बता रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर आपको लिखना होता है। जैसे आपको यहाँ पर अब एक चीज बता देती हूँ, जैसे ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है काठिन्य निवारण में, ये लिखने के बाद नीचे आपको उसी के नीचे जो लिखा है ना ऐसे करेंगे, उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। अगर इसमें नहीं आते हैं तो आप एक पेज भी इस पर चिपका सकते हो मिनिएचर के रूप में, क्योंकि अगर सारी चीजें चारों चीजें उस डायरी के एक कॉलम में नहीं आए तो एक बड़ा पेज चिपका उसको फोल्ड करके यहाँ पे काठिन्य निवारण इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसमें 4 कॉलम बनाने हैं। जब 4 कॉलम बनाने हैं तो उनमें आपको चारों में क्या लिखना है, शब्द। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, शब्द। ठीक है, फिर उसका क्या लिखते हैं, अर्थ। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, अर्थ। तीसरे में क्या लिखते हैं, विधि या प्रविधि। ठीक है, विधि या प्रविधि। समझ आ रहा है मैं बोल रही हूँ, दिख नहीं रहा तो है ना, लेकिन समझ तो आ रहा होगा कि विधि या प्रविधि यहाँ पर लिखते हैं। और इसके बाद चौथे कॉलम में क्या लिखते हैं, प्रयोग। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखने होते हैं इसी कॉलम में। ठीक है, अब आप जिस शब्द का अर्थ बता रहे हो वो शब्द यहाँ पर लिखना होता है। जैसे आप मान लो शब्द बता रहे हो सवेरा। ठीक है, सवेरा एक शब्द आता है सवेरा। सवेरा का अर्थ क्या होता है, सुबह, प्रातः, कुछ भी लिख सकते हो, सुबह, है ना। विधि प्रविधि आप किस माध्यम से बताना चाहते हो, जैसे मान लो इसके पर्यायवाची आप बता रहे हो जिससे बच्चे को और अच्छे से, तो यहाँ पर विधि प्रविधि में क्या लिख दोगे, पर्यायवाची। अब पर्यायवाची लिख के आप सवेरा के विभिन्न पर्यायवाची प्रयोग में लिख सकते हो। जैसे सवेरा के पर्यायवाची होती है प्रातः, प्रातःकाल, और भी जो भी आप 2-3-4 पर्यायवाची लिखो वो सब यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरह से आपको अगला शब्द लिखना होता है जो आपका शब्द है, उसके बाद उसकी अर्थ लिखना होता है। उसका मान लो कोई विलोम के माध्यम से आप अर्थ बता रहे हो तो विधि में विलोम बता दो, जिससे उल्टा करके बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगी। रंग का नाम है, जैसे काला, काला होता है ना, काला क्या होता है, एक रंग का नाम होता है। अर्थ में लिखोगे काला एक रंग का नाम होता है। और यहाँ पर विधि प्रविधि में क्या लिख दोगे, विलोम, और उसका विलोम लिख के सामने क्या लिख दोगे प्रयोग में, सफेद या श्वेत। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को समझ में आ जाएंगे शब्द ठीक से। तो इस तरह से आपको कम से कम आपके पाठ से 4-5 शब्द यहाँ पर लिखने होंगे जो, और जितने भी लगते हैं आपको कठिन शब्द वो पूरे आप यहाँ पर लिख सकते हो, कम है तो कम लिख सकते हो। ठीक है, और सामने मैंने जैसे बताया था कि छात्र क्या करेंगे, अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको उतारेंगे, समझेंगे। और अब यहाँ पर एक चीज और है कि सहायक सामग्री के कॉलम में को आप खाली छोड़ सकते हो, या फिर इसे आप सहायक सामग्री के कॉलम में भी अगर चार्ट पे समझाना चाहते हो तो एक चार्ट पे सहायक सामग्री के कॉलम में कलर चार्ट पे मिनिएचर पे आप लगा सकते हो। अब इसके अलावा आपको एक ब्लैक शीट पे शामपट्ट, क्योंकि आप जब ये शब्द समझाओगे तो आप क्या करोगे, शामपट्ट की सहायता से ही समझाओगे। ऐसे नहीं कि लिखा मुंह से बोला और समझा दिया। कक्षा में जाओगे तो आप क्या करोगे, शामपट्ट पर इन शब्दों के अर्थ, विधि, प्रयोग सब समझाओगे कि इसमें समास है, संधि है, क्या है। तो इस तरह से जब आप शामपट्ट का प्रयोग करोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शामपट्ट पर भी इसी तरह से लिख के चिपकानी होगी। यानी ये जो कार्य है शब्द, अर्थ, प्रविधि, ये सब आपको यहाँ पर भी ब्लैक शीट पर आपको करना होगा। और ब्लैक शीट अगर पूरी इस कॉलम में नहीं आती है तो फोल्ड करके, जैसे मैंने बताया कि फोल्ड करके आप इस पे चिपका सकते हो। ये सारे कॉलम और सारे शब्द जो आपको वहां पर पढ़ाने कक्षा में वो सब यहाँ पर आपको लिख देने होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है काठिन्य निवारण, क्योंकि हिंदी में जब आप गद्य पढ़ाते हो तो ये काठिन्य निवारण का काम ही मुख्य रूप से आप किस पे करवाते हो, शामपट्ट कार्य में करवाते हो। ठीक है, तो अब अगला शिक्षण बिंदु, अगला शिक्षण बिंदु जो होता है वो होता है बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होते हैं, जो सामान्य प्रश्न होते हैं पाठ से पूछे जाते हैं वो बोध प्रश्न होते हैं। यानी किताब जैसे ही पढ़ी उसमें से जो मुख्य रूप से सरल से प्रश्न किताब से पूछ लिए जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न कहलाते हैं, बोध प्रश्न। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बोध प्रश्न के सामने छात्राध्यापक, वाचन
के द्वारा समझाए गए पाठ से कुछ प्रश्न पूछेंगे या पूछेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो वो कम से कम 4-5 प्रश्न आपको पाठ में से लिखने होते हैं डायरी में। छात्राध्यापक क्रिया के दौरान, जैसे इसमें था राज्य में क्या फैल गया था, पहला प्रश्न जैसे मैंने लिखा, राज्य में क्या फैल चुकी थी या फैल गई थी या फैल चुकी थी, जो भी आपका प्रश्न हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। फैल चुकी थी। यहाँ पे इस प्रश्न का मान लीजिए उत्तर है महामारी। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा प्रश्न पूछोगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न मान लो मैंने, राजा दुखी होकर किससे प्रार्थना करते हैं। राजा दुखी होकर किससे प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से आपको 4-5 प्रश्न कम से कम पूछने होंगे और 4-5 प्रश्नों को ही यहाँ पर बोध प्रश्न के दौरान लिखना होगा। अब इसमें विधि प्रविधि कौन सी आएगी, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर करवा रहे हो बच्चों से, तो यहाँ पे कौन सी विधि आ जाती है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद जो अगला शिक्षण बिंदु होता है वो होता है मौन वाचन। अगला मौन वाचन। ठीक है। मौन वाचन। अब इसमें मौन वाचन कौन करेगा, विद्यार्थी करेंगे। तो छात्राध्यापक का क्या कार्य क्या होगा, छात्राध्यापक छात्रों को या विद्यार्थियों को कुछ भी लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी, एक ही चीज लिखनी है। विद्यार्थियों लिख रहे हो तो हर जगह विद्यार्थियों लिखना डायरी में, क्योंकि बहुत अजीब लगता है अगर आप ऐसे लिखते हो कहीं छात्रों को कहीं विद्यार्थियों को, तो आपको एक ही चीज लिखना है। तो छात्राध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश देकर मौन वाचन का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। ठीक है। आपको क्या करना होता है, जब बच्चों को मौन वाचन के लिए बोलते तो ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक। छात्र क्या करेंगे, छात्र क्या करते हैं, छात्र मौन वाचन, छात्र पाठ का मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिखना है और विधि प्रविधि में छोड़ देना है और सामपट्ट कार्य भी आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है। अगला जो शिक्षण बिंदु होता है वो होता है विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न। ठीक है। तो ये विचार विश्लेषण प्रश्न क्या होते हैं, पहले पूछे बोध प्रश्न और अब है विचार विश्लेषण प्रश्न, यानी दोनों प्रश्न अलग अलग तरह के होते हैं। यानी मौन वाचन जब बच्चा कर लेता है तो पाठ को स्वयं ठीक से समझ लेता है। एक बार जब वो वाचन करता है तब तो क्या होता है, केवल पाठ ऊपर ऊपर से उसे समझ में आता है, लेकिन जब मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है वो होता है पाठ को गहराई से समझना। अब उसने पाठ को गहराई से समझ लिया तो पाठ को गहराई से समझने के बाद वो पाठ के बारे में कुछ विचार कर सकता है, सोच सकता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यानी वो घटना क्यों हुई होगी या उसने ऐसा
क्यों करा होगा, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा कैसे हुआ। तो ये क्यों और कैसे वाले प्रश्न यहाँ पर विचार विश्लेषण में बनते हैं। यानी आप सामान्य रूप से समझ लो क्या, कब, ऐसे जो प्रश्न होते हैं सीधे सीधे वो कहाँ पर बनते हैं, बोध प्रश्न में बनते हैं। और विचार विश्लेषण प्रश्न में क्यों और कैसे, जिसमें यानी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तो वो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर विचार विश्लेषण प्रश्न। तो यहाँ पर आप विचार विश्लेषण प्रश्न में जो छात्र अध्यापक क्रिया में पहले लिखोगे, मौन वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पश्चात छात्र अध्यापक पाठ से कुछ विचार विश्लेषण प्रश्न पूछेगा, विचार विश्लेषण प्रश्न छात्रों से पूछेगा, विचार विश्लेषण प्रश्न छात्रों से पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो विचार विश्लेषण प्रश्न का मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे हम एक प्रश्न बनाए इसमें से, पिछले पाठ में से, कि राजा ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे थे। राजा ईश्वर से, जैसे मैं इसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ, राजा ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों का उत्तर दे पाएंगे। प्रार्थना किससे कर रहे थे, ईश्वर से। ये तो क्या प्रश्न था, बोध प्रश्न था। राजा ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे थे, यानी ये क्यों कैसे पता चलेगा, जब बच्चा सोचेगा कि वो जनता की भलाई करना चाहते थे, जनता को महामारी से बचाना चाहते थे, इसलिए एक अच्छा राजा था, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। तो बच्चा स्वयं सोचेगा और उसका उत्तर यहाँ पर दे देगा, क्योंकि राज्य में महामारी, छात्र क्रिया में आप इसका उत्तर लिख दोगे कि क्योंकि राज्य में महामारी फैल रही थी और राजा उससे प्रजा को बचाना चाहते थे। तो यानी कि यहाँ पर प्रश्न के उत्तर भी थोड़े बड़े आएंगे। ऐसे ही आज कुएं में दूध क्यों डाला जा रहा था, दूसरा प्रश्न जैसे मैं बता सकती हूँ, कुएं में दूध क्यों डाला जा रहा था, क्यों डाला जा रहा था। तो ये पाठ पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा बच्चे को और उसका उत्तर यहाँ पर बच्चा दे देगा। यानी इसी तरह से आपको 4-5 प्रश्न यहाँ पर विचार विश्लेषण प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं और वो यहाँ पर लिखने भी होते हैं, जिससे कि बच्चे को ठीक से समझ में आ जाए पाठ में क्या पढ़ा है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वही विधि में प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न पूछे गए इसलिए प्रश्नोत्तर विधि ही आ जाएगी। ठीक है, शाम पट्ट कार्य में अगर आप प्रश्नों के उत्तर लिखवा रहे हो तो यहाँ पर प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला जो कॉलम आता है आपका शिक्षण बिंदु में, वो आता है सारांश का। तो यहाँ पर आप एक कॉलम लिख सकते हो जहाँ पर सारांश लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारांश, अब यहाँ पे सारांश में छात्र अध्यापक क्या करेगा, पाठ का सारांश बताएगा। यानी एक लास्ट में कक्षा से जाते वक्त एक शॉर्ट रूप में बच्चे को जो पाठ पढ़ा है उसका सार यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर छात्राध्यापक पाठ का सारांश अपने शब्दों में बताएगा। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, छात्राध्यापक पाठ का सारांश अपने शब्दों में बताएगा। ठीक है, ऐसे लिख के आप नीचे पाठ का सार अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, और इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिखना होगा और यहाँ पे पाठ का सार लिख देना होगा। कक्षा में जाके जब आप विचार विश्लेषण प्रश्न पूछ लोगे उसके बाद एक बार पाठ का सार आपको
बताना होता है। यहाँ पर विधि प्रवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, शामपट्ट कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी सहायक सामग्री का पाठशाला में उपयोग कर रहे हो तो यहाँ सहायक सामग्री आप लगा सकते हो। मान लो आपको लगता है कि एक चित्र के माध्यम से पाठ का सार आसानी से बताया जा सकता है तो आप यहाँ पर पाठ का चित्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरी में जब वो सारा हो गया, वो पेज जब समाप्त हो गया तो उस पेज के नीचे आपको एक लाइन खींचनी होती है और उसके बाद आपको लिखना है मूल्यांकन प्रश्न। डायरी में लिखना होता है मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। अब ये मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, ये आपको रोलर बोर्ड पर भी लिखने होते हैं। जो आपको रोलर बोर्ड मिलता है उस पर भी लिखने होते हैं और कक्षा में रोलर बोर्ड ले जाके ये मूल्यांकन प्रश्न रोलर बोर्ड से पूछने होते हैं। तो जो ये मूल्यांकन प्रश्न है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे इसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होते हैं। 2 तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे, और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके निर्देश भी लिखने होते हैं। जैसे निर्देश लिखना है, ठीक है। अब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहे हो तो क्या निर्देश लिखोगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी सही विकल्प का चयन कीजिए वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आप 4 उत्तर दे देते हो, ठीक है। 4 उत्तर देते हैं हम और कोई एक उत्तर सही होता है और उस उत्तर को आपको यहाँ पर कोष्टक में लिखना होता है। इस तरह के हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इसके अलावा आप रिक्त स्थान से संबंधित, तो आप क्या लिखोगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की आप किस तरह के वस्तुनिष्ठ दे रहे हो उस तरह से आपको यहाँ पर निर्देश लिखने होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने एक प्रश्न दे दिया विकल्प चयन का, दूसरा दे दिया आपने रिक्त स्थान का, तीसरा आप दे सकते हो मान लो सही गलत का, कि सही या गलत बताइए। तो ये आपको निर्देश जरूर लिखना होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो पाठ से आपको एक अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न बनाने होते हैं, कम से कम 2 प्रश्न बनाने होते हैं, जिसमें आप निर्देश में क्या लिखोगे उसका भी आपको निर्देश लिखना होगा। जब भी आपके पता चलेंगे कि ये कौन से प्रश्न है। तो यहाँ पे जैसे आपने निर्देश लिखा तो निर्देश में आप क्या लिखोगे, अति लघुत्तम कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए, ठीक है। क्या लिख दोगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। एक या 2 पंक्ति में दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका अति लघुत्तरात्मक के निर्देश लिख दोगे। फिर आप लघुत्तरात्मक प्रश्न लिखते हो, ठीक है। इसके बाद आप कौन से प्रश्न लिखोगे, तीसरे टाइप के लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरात्मक में आप क्या निर्देश लिखते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्ति में दीजिए या 3-4 पंक्ति में दीजिए, ठीक है। 3 या 4 पंक्ति में, इस तरह से आप लघुत्तरात्मक के निर्देश लिख दोगे। और ये जब सब तरह के प्रश्न पूछोगे उसके बाद क्या करोगे, सबसे बाद में ये तो होगा मूल्यांकन प्रश्न और लास्ट में एक प्रश्न आपको क्या देना होता है, गृह कार्य का प्रश्न भी देना होता है, ठीक है। तो ये जो गृह कार्य का प्रश्न होता है वो कैसा होता है, निबंधात्मक प्रश्न आप इसमें मुख्य रूप से देते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आप यहाँ पर देते हैं।
तो जिसमें अक्सर आप क्या करोगे, निबंधात्मक जो बड़ा प्रश्न दोगे उसमें जैसे पाठ का सार लिखवा लिया या उससे संबंधित कोई कहानी लिखवा ली, घर जाके बच्चे से अच्छे से सोच के अपना कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न आपको देना होता है कि विस्तार से उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से, या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दीजिए। इस तरह का आपको इसमें निर्देश लिख देना होगा और उसके बाद वो प्रश्न लिख देना होता है। ठीक है, धन्यवाद।